बियानी जी, लगातार हम देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में क्या कुछ हुआ ये तो हमने देखा ही। बिल्कुल भयावह मंजर वहां पर बन गया था। लोग अभी उसके खौफ से निकले ही थे कि क्यूशू में यहाँ पर भूकंप के झटके आ गए। सबसे पहला सवाल तो क्या सीस्मोलॉजिस्ट ये पहले से पता नहीं लगा पाते कि इस तरीके से भूकंप के झटके आने वाले हैं? हाँ, ये निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि अभी जो सिस्मोलॉजी है वो इतना उन्नत नहीं हुआ कि जिसमें पता लग सके कि किस जगह पर भूकंप आएगा और कब भूकंप आएगा। ये तो हम डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में भूकंप की संभावना अधिक है, कौन से एरिया में कम है। परंतु एग्जैक्टली प्रिसाइज लोकेशन देना आज की तारीख में ये नामुमकिन है। उसका कारण ये कि पृथ्वी की जो संरचना है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर इस तारीख को भूकंप आएगा या इस तारीख को इतनी बजे ये इस तरह का इतना मैग्नीट्यूड आएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि जो जापान वाला क्षेत्र है या म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप की संभावना हमेशा ही मौजूद रहती है, क्योंकि यहाँ की भूगर्भीय संरचना कुछ इस तरह की हो गई है कि आप उसमें ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अर्थ ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल शांत रहे और भूकंप नहीं हो। तो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है जापान में। हाँ, यह है कि इन दिनों थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जो भूकंप की अधिक देखी जा रही है कि दुनिया में कई क्षेत्रों में एक के बाद एक झटके आ रहे हैं। अभी कल टोंगा में आया था, आज यहाँ जापान में आया है। तो इसका भी कोई ऐसा कारण नहीं है कि भाई क्यों एक शॉर्ट टाइम में इतने ज़्यादा आ रहे हैं। कभी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, कभी फ्रिक्वेंसी कई सालों तक के लिए कम हो जाती है। तो ये एक सामान्य है, पर इसको स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स में नहीं बांध सकते कि अभी भूकंप एक इन दिनों इतनी जो भूकंप आ रहे हैं इतनी ज्यादा आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल बियानी जी, जैसे कि आपने बताया कि ये पहले से अंदाजा लगाना अपने आप में बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशन तो ये है कि जिन एरिया में भूकंप आते हैं वो वेल नोन है। वर्ल्ड के 95% भूकंप जो हैं अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और सर्कम पैसिफिक रीजन में आते हैं, और 5% भूकंप ही ऐसे हैं जो इनसे हटके हैं। तो चाहे वो ताइवान का हो, चाहे जापान का हो, चाहे म्यांमार का हो, ये सब अर्थक्वेक बेल्ट के रीजन है। और इंडिया का भी हिमालय हिस्सा वही है। और ऐसा नहीं कि भूकंप एक पर्टिकुलर जगह पे आएगा तो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही उसका अफेक्ट होगा या उससे नुकसान होगा। उसका तो प्रभाव काफ़ी दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक जाता है। जैसे अभी हमने वहाँ पर देखा है थाईलैंड में कि भूकंप आया म्यांमार में और इफेक्ट थाईलैंड में हुआ। अब वो एक बिल्डिंग गिर गई वहाँ पर, तो क्यों गिर गई इसका कारण तो खैर वो बाद में पता लगेगा, पर भूकंप का प्रभाव जो हजारों किलोमीटर तक रहता है। अब सवाल ये कि ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा बचाव का साधन तो यही कि हम जो बिल्डिंग रेजिस्टेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कोड है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमारी जो सड़कें हैं या हमारी जो व्यवस्था है कि जिसमें ये रबल्स वगैरह निकाले जाएं या मक्स जो ऊपर मलबा जो बनता है भूकंप के कारण जिन बिल्डिंगों के गिरने से, उसको तुरंत हम हटा सकें। तो अगर हम तुरंत हटा भी देते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति को रोका जा सकता है। तो बिल्डिंग कोड सबसे इम्पोर्टेंट है। उस एरिया का बिल्डिंग कोड, हर एक एरिया का, ऐसा नहीं कि एक शहर का एक ही बिल्डिंग कोड होगा। शहर में भी डिमार्केशन होता है जिसको हम माइक्रो सेस्मिक जोनेशन कहते हैं। तो हमारी कंट्री में खुद में कई शहरों में माइक्रो सेस्मिक जोनेशन हो रखा है। तो उस हिसाब से माइक्रो सेस्मिक जोनेशन के हिसाब से हमें ये निर्माण की अनुमति देना चाहिए सरकार को। खास करके सरकार इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकती है कि वो निर्माण की अनुमति जो माइक्रो सेस्मिक जोन में जो कोड है उसको फॉलो करते हुए दी जाए। बिल्कुल बियानी जी, साइंस से इतर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अभी हमने देखा था हाल फिलहाल एक सोलर एक्लिप्स आया था जिसके पास सैटर्न का ट्रांजिट भी था, और बताया जा रहा था तमाम जगहों को ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। ये प्रिडिक्ट किया गया था कि तमाम अर्थक्वेक्स देखे भी जाएंगे, जिसके बाद हमने देखा कई जगह धरती कांपी भी थी। क्या वो एक वजह हो सकती है? देखिए, वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वो संभव नहीं है। कारण यह कि हर साल लाखों भूकंप आते हैं, करीब करीब 10-12 लाख भूकंप हर साल आते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड के भी रहते हैं और 8 मैग्नीट्यूड या 8 से अधिक मैग्नीट्यूड के भी रहते हैं। 9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो 20-25 सालों में एक बार आता है, पर 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो हैं वो कॉमन हो जाते हैं। कम से कम 10-12 तो आ ही जाते हैं एवरेज के हिसाब से बात करें तो। अब सवाल ये कि भूकंप तो रोज आ रहे हैं, और ये जो भूकंप हैं इनका जो कारण है वो पृथ्वी के अंदर है, ना कि ऊपर है। पृथ्वी के अंदर जो हलचलें हो रही है उसके कारण भूकंप आते हैं।
और उन हलचलों का जो हजारों लाखों किलोमीटर ये दूर जो सूर्य है या उससे उसका कोई रिलेशन नहीं बनता है। और ये जो अंदर जो बल आपस में एक दूसरे के क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसी का नतीजा होता है। तो उसमें ये कहना है कि ये सूर्य के कारण आया है या इसके कारण आया, तो वो सिर्फ एक कंजंक्शन है या एक संयोग है, अदरवाइज ऐसी रिलेटिव नहीं है। बिल्कुल। बियानी जी, हर जगह को एक सीस्मिक जोन में बांटा जाता है, ऐसे जापान कौन से सीस्मिक जोन में आता है? देखिए, हर कंट्री के सेस्मिक जोन अपने अपने अलग होते हैं। हमारे यहाँ कुछ और पैरामीटर होंगे, उनके यहाँ कुछ और पैरामीटर होंगे। तो हम इंडिया के सेस्मिक जोनेशन जो है, जिसमें हम पूरे इंडिया को 2, 3, 4 और 5 में भागते हैं, डिवाइड करते हैं, वो वहाँ फॉलो नहीं होते हैं। वहाँ पे उनका सेस्मिक जोनेशन कोड अलग होगा और उनका डिमार्केशन भी अलग होगा। तो ये एक स्थिति को देख के कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, कितनी सॉइल की थिकनेस है, कितनी आबादी है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है और कितनी डेप्थ से आता है, इन सारे पैरामीटर को लेके ये कोडिंग तैयार किया जाता है या जोनेशन, अल्टीमेटली जोनेशन मैप बनाया जाता है। तो जोनेशन मैप हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। तो इंडिया के जोनेशन मैप से हम जापान के जोनेशन मैप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर रिक्टर स्केल की बात करें, रिक्टर स्केल पे भी हम देखते हैं तीव्रता बताई जाती है और कहा जाता है कि 5 से ऊपर के जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकते हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई बार 5 के अर्थक्वेक ने इतना ज़्यादा नुकसान करा है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। और जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है तो और नुकसान की संभावना उतनी ज़्यादा होती जाती है। इसका कारण ये है कि जैसे 5 से 6 पे गए तो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा का विस्फोट होता है वो 32 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर 100 गुना है तो 100 के 32 टाइम्स करोगे तो कई लाखों में जाता है। इसी तरह से 6 से 7 में जाएंगे, फिर 32 गुना एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज होती है तो वो निश्चित रूप से नुकसान करती है। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है या रिक्टर स्केल पे पैमाने में अंक बढ़ते जाते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब सवाल ये कि हम 1 से 2 या ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर क्यों नहीं यूज कर सकते या ऑर्डिनरी स्केल क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका सीधा सीधा कारण ये है कि 1 के अर्थक्वेक कैसे होते हैं जिसको पता भी नहीं लगता है, और 9 के अर्थक्वेक होते हैं सारी दुनिया को हिला देते हैं। तो दोनों के बीच में इतना अधिक डिफरेंस हो जाता है कि हम उसको लॉगरिथमिक स्केल, जो मैथमेटिक्स में लॉगरिथम होता है, उसकी बेसिस पे ही हम उसको समराइज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑर्डिनरी स्केल पर समराइज करना मुश्किल होता है। तो ये मान लीजिए कि एक से दूसरे में जाने पे कम से कम 32 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। और एम्पलीट्यूड जो अर्थक्वेक के वेव जो चलती है ऊपर नीचे, उसमें 10 टाइम्स का डिफरेंस आता है। बियानी जी, जापान को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा है कि इसके चारों तरफ, जैसे जो पैसिफिक ओशन है उसके चारों तरफ जो है वॉल्केनो भी है, अर्थक्वेक भी है। वॉल्केनो के कारण ये एरिया रिंग ऑफ फायर में आता है। जापान में भी एक्टिव वॉल्केनो है, इधर अलास्का में भी है, पेरू चिली में भी है। तो जहाँ जहाँ ये पैसिफिक ओशन की मार्जिन है वहाँ पर रिंग ऑफ फायर होने के कारण वहाँ पे वॉल्केनो होते हैं। और इसका वॉल्केनो के साथ साथ दूसरा ये है कि वहाँ पर जो जमीन है, समुद्र की तलहटी है, वो अंदर जा रही है, पृथ्वी के अंदर सबडक्ट हो रही है। तो उसके कारण सबडक्शन जोन बन रहे हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है, तो उसके कारण वो सेस्मिक रूप से भी एक्टिव हो जाते हैं। और इन दोनों कारणों से जहाँ अर्थक्वेक आता है वहाँ पे वॉल्केनो की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। और काफ़ी अंदर जाने पर जैसे प्लेट अंदर जाएगी तो उसकी मेल्टिंग भी शुरू हो जाती है, इसलिए उसमें वॉल्केनो इरप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वॉल्केनो और अर्थक्वेक ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए इन जापान में अर्थक्वेक भी आते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। बियानी जी, जिस तरीके से लगातार अब हम देख रहे हैं आए दिन फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ऐसे में कोई स्टडी या कोई टेक्नोलॉजी जो डेवलप की जा रही हो ताकि आगे चल के जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनको पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाए, एटलीस्ट एक दिन पहले? जैसे हम देखते हैं सुनामी वगैरह जो होती है वो पहले से प्रिडिक्ट कर ली जाती हैं। नहीं, देखिए, सुनामी भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। वास्तविकता तो यही है, सुनामी आती है तो समुद्र के गहरे पानी में आती है, और सुनामी की वेव जो चलती हैं वो एक सर्टेन स्पीड से चलती है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चलना शुरू होती है। अगर आप जिस जगह पे अर्थक्वेक आया है और वहाँ से सुनामी चलना शुरू हुई और आप हजारों किलोमीटर दूर है, तो बड़ा आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे कितने टाइम पे वो सुनामी उनके कोस्ट को हिट करेगी। ऐसे ही जैसे 2004 की जो सुनामी आई थी, तो जहाँ से सुनामी शुरू हुई थी सुमात्रा से, इंडोनेशिया वहाँ से शुरू हुई थी और अपने
कोस्ट पे आने पे, तमिलनाडु कोस्ट पे आने में इसको कई घंटों का टाइम लगा था। तो ये एक कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन सीधा सीधा है कि इतने बजे अगर वहां पे अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आते से ही वो मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि कहाँ से आया है, कितनी डेप्थ से आया है, और उस कितना मैग्नीट्यूड है। ये 1-2 मिनट के अंदर ये सारी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन रिले करिए, और इंफॉर्मेशन सारी दुनिया में, जैसे अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक है तो सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन तुरंत चली जाती है। और सुनामी के साथ भी यही है कि सुनामी अगर जनरेट हुई, खास करके अर्थक्वेक जो ओशन के अंदर अर्थक्वेक आया या कोस्टल एरिया में अर्थक्वेक आया, तो उससे सुनामी जनरेट होगी, और वो कब आपके कोस्ट को हिट करेगी या कब कोस्ट से टकराएगी, तो ये कैलकुलेशन है। अब इसको ये कहना कि सुनामी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अर्थक्वेक को नहीं कर सकते हैं, तो सुनामी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है और अर्थक्वेक भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी चल रही है, पर उसमें क्या होता है कि अर्थ में इतने हजारों फॉल्ट्स हैं जो सेस्मोजेनिक हैं, जिससे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉल्ट की भी स्टडी करें, तो वहां पर जो सिग्नेचर डेवलप होते हैं, जैसे क्रैकिंग की साउंड शुरू हो जाती है कुछ दिन पहले से, वो इतनी माइक्रो क्रैकिंग रहती है, तो वहां पे आप माइक्रोमीटर लगाएंगे और उससे आप आवाज सुन सकते हैं। परंतु उसमें होता क्या है कि कोई एक फॉल्ट हो तो आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पर वहां पर अगर सैकड़ों फॉल्ट हैं तो उनकी मॉनिटरिंग वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाती है, या वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो अर्थक्वेक के प्रिकर्सर्स जिसको हम बोलते हैं, तो कई तरह के प्रिकर्सर्स आते हैं, जैसे जानवरों का रोना गाना इस तरह से शुरू हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, या कुछ साइंटिफिक प्रिकर्सर्स भी हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं अर्थ के अंदर से, या रेडन गैस निकलना, हीलियम गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रिकर्सर्स हैं ये हमेशा काम नहीं करते। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं, ये सिर्फ कुछ ही टाइम कभी काम करते हैं, कभी नहीं करता है। तो इसलिए हम प्रिकर्सर पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हमें टेक्नोलॉजी ही उस एरिया को हिसाब से डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए पैरामीटर सबको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें किस तरह से फाउंडेशन देना है, किस तरह से हाइट देना है, कहाँ पे खिड़की रखना है, कहाँ पे दरवाजे रखना है, कितने एरिया में दीवार रहेगी। दिस इज वेल नोन। ओनली थिंग इज कि आपको इसको पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट कराना है, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो काफी कुछ हद तक आप इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल।